नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। इस चेहरे को गौर से देखिए। क्या इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह लड़की बड़ी ही बेरहमी से किसी की भी जान ले सकती है? कम से कम इस मासूम चेहरे से तो कहीं से भी इस लड़की की कातिल नहीं दिखती। लेकिन एक कहावत है ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। वास्तव में यह एक बेरहम कातिल है। इसका नाम है वृषाली ठाकरे। तो आखिर वृषाली की पूरी कहानी क्या है? इसके माथे किसकी हत्या का इल्ज़ाम है? हत्या का कारण क्या था? और पुलिस ने इस हत्या का कारण का पर्दाफाश कैसे किया? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। इस वीडियो में सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, वृषाली ठाकरे और जगदीश सोलंके। जगदीश सोलंके मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रवेर का रहने वाला था। जगदीश के पिता अपने गांव में ही हेयर कटिंग की दुकान चलाकर गुजारा करते थे। जगदीश के अलावा उसका एक और भाई था जो शादी के बाद गांव से निकलकर अपनी पत्नी के साथ थाने के कोलसेवरी नाम की जगह पर रहने लगा था। जगदीश ने अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से ही पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह भी अपने बड़े भाई के पास थाने चला आया और नौकरी की तलाश में लग गया। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जब जगदीश की नौकरी लग गई तो उसे काम करते हुए कई महीनों बीत गए, तो परिवार वाले उसकी शादी का प्लान बनाने लगे। चूँकि अब वह एक अच्छी कमाई कर रहा था, इसलिए उसने भी शादी के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने लगे। इन्हीं में एक रिश्ता मलाड की रहने वाली वृषाली ठाकरे का भी था। 22 साल की वृषाली ठाकरे की तस्वीर पहली ही नज़र में जगदीश के परिवार को पसंद आ गई। फिर जगदीश को भी लड़की की फ़ोटो दिखाई गई। जगदीश ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर पारिवारिक स्तर पर शादी की बात आगे बढ़ाई गई। सब कुछ तय होने के बाद जगदीश और वृषाली की कुछ मुलाकातें हुईं और दोनों इस रिश्ते के लिए सहमत हो गए। आखिरकार कुछ समय बाद जब जगदीश और वृषाली की सगाई हो गई। आमतौर पर जैसा होता है, सगाई के बाद जगदीश और वृषाली फ़ोन पर बातचीत करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। इस तरह लगभग 6 महीने तक उनका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहा। अब वह दिन भी आ गया जिसका वृषाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 नवंबर 2018। इस दिन वृषाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। मगर क्या यह सच में 7 जन्मों का बंधन था या नहीं? क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद वृषाली का एक अलग रूप सामने आने लगा, जिससे जगदीश अब तक अनजान था। शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी को लेकर कोलसेवारी में अपने परिवार के साथ फ्लैट में ही रहने लगा। मगर यहाँ दोनों पति पत्नी में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े होने लगे। शुरुआत में जगदीश के परिवार वाले वृषाली को समझाने की कोशिश करते रहे, मगर वह समझने के बजाय इस परिवार से अलग रहने की जिद करने लगी। जगदीश को लगा कि शायद परिवार से अलग रहने पर पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। इसी सोच के साथ उसने उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक दूसरा फ्लैट किराए पर ले लिया और अब वे अलग रहने लगे। अब इस फ्लैट से सिर्फ जगदीश और वैशाली थे। दिन में जगदीश ऑफिस में काम करता था, जबकि वृषाली घर का काम संभालती थी। 3 महीने बीत चुके थे और उनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था। मगर अचानक 6 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई चौंक गया। रात करीब 11 बजे वृषाली बेहद घबराई हुई आवाज़ में जगदीश के मामा नंदलाल को फ़ोन करती है। आमतौर पर वृषाली जगदीश के किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं करती थी, इसलिए जब नंदलाल को उसका फ़ोन आया तो वे थोड़ा चौंक गए। वृषाली घबराई हुई आवाज़ में कहती है, मैं सब्जी लेने घर से बाहर गई थी। जब घर लौटी तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और यहीं पर जगदीश बेहोश पड़ा है। आप जल्दी से आ जाएं। इतना सुनते ही जगदीश की माँ अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भागते हुए उसके फ्लैट पर पहुंचती है। वहां पर नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में चोरी हुई थी और इसी दौरान चोरों ने जगदीश की हत्या करने की कोशिश की थी। मौके पर मौजूद लोग देखते हैं कि जगदीश की सांसें अभी भी चल रही हैं, इसलिए वे तुरंत उसे पास के अस्पताल ले जाते हैं। मगर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। अब लोग जगदीश को लेकर रुक्मणी बाई अस्पताल पहुंचते हैं, मगर वहां पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना दे देता है।
सूचना मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचकर जांच शुरू करते हैं। कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था, ये सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ था। अगर कोई इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था तो वह थी वैशाली। मगर शादी के महज 3 महीने बाद पति को खोने के गम में उसका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाले भी स्थिति को समझते हुए जल्दबाजी न दिखाकर संयम से काम लेते हैं। कुछ समय बाद जब वैशाली की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है तो पुलिस उससे बातचीत कर मामले को समझने की कोशिश करती है। अपना बयान दर्ज करवाते हुए वैशाली कहती है कि जगदीश देर शाम घर काम से लौटने वाले थे। तभी उसने जगदीश को फ़ोन करके बताया कि घर में सब्जी खत्म हो गई है, इसलिए वह बाहर से लेते आए। मगर जगदीश बिना सब्जी लिए ही घर आ जाता है। वैशाली के बयान के मुताबिक जब जगदीश ऐसे ही घर चला आता है तो वह खुद ही सब्जी लेने बाजार चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घबराहट में वह घर के अंदर दाखिल होती है। तब उसकी नज़र बिखरे हुए सामानों पर पड़ती है। वैशाली बताती है कि घर के अंदर से उसके कीमती गहने भी गायब हो गए हैं। वह अपने बयान के दौरान आशंका जताती है कि शायद चोर चोरी करने आए होंगे और जब जगदीश ने विरोध किया तो चोरों ने उसकी हत्या कर दी। धारा 174 के तहत पुलिस इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करती है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हत्या कैसे हुई। इसी सिलसिले में पुलिस अस्पताल जाकर जानकारी जुटाना शुरू करती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिली जानकारी इस केस की पूरी दिशा ही बदल देती है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि जगदीश की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई थी और इतना ही नहीं, रस्सी से गला घुटने से पहले उसे जहर भी दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर चोरी करने आए चोरों ने उसकी हत्या की तो वे पहले उसे जहर क्यों देंगे। इस रहस्य के कारण पुलिस का शक वैशाली पर बढ़ने लगता है क्योंकि उस वक्त घर में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। इसी आधार पर पुलिस एक बार फिर वैशाली से पूछताछ करने का फैसला करती है। शुरुआत में वैशाली अपने पुराने बयान पर टिकी रहती है और चोरी व चोरों द्वारा हत्या की थ्योरी पर अड़ी रहती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वैशाली चौंकने वाला खुलासा करती है। दरअसल जब वैशाली और जगदीश की सगाई हुई थी तब यह रिश्ता उसे पसंद था, मगर सगाई के कुछ महीनों बाद उसका मन जगदीश से भरने लगा था। इसकी वजह जगदीश का साधारण स्वभाव था। वैशाली चाहती थी कि जगदीश स्टाइलिश कपड़े पहने, पार्टियों में जाए और उसे घुमाने ले जाए, मगर जगदीश सादगी भरा जीवन पसंद करता था। जब वैशाली देखती है कि जगदीश उसकी पसंद के अनुसार नहीं बदल रहा तो वह शादी के करीब 20 दिन पहले उसे बताती है कि वह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह अपना करियर बनाना चाहती है। जब जगदीश से यह बात अपने परिवार को बताता है तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है। जब वैशाली से उसके माता पिता पूछते हैं तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह शादी के लिए तैयार है। एक बार फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन शादी से 3 दिन पहले वैशाली फिर जगदीश से कहती है कि वह यह शादी नहीं करना चाहती और अगर ज़बरदस्ती शादी हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। यह सुनकर जगदीश फिर से अपने परिवार से बात करता है और शादी रोकने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पारिवारिक स्तर पर बातचीत के बाद पंचायत बुलाई जाती है जिसमें फैसला किया जाता है कि अगर शादी के बाद वैशाली अपनी जान लेती है तो इसकी जिम्मेदारी जगदीश या उसके परिवार पर नहीं होगी। शादी तो हो जाती है मगर वैशाली शादी के बाद भी जगदीश से छुटकारा पाने की योजना बनाती रहती है। एक दिन जब जगदीश काम से लौटता है तो वैशाली उसके खाने में जहर मिला देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत खराब होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वैशाली पास रखी एक मजबूत रस्सी से उसका गला घोंट देती है और तब तक दबाए रखती है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। जब वैशाली को यकीन हो जाता है कि जगदीश मर चुका है तो वह घर से कीमती ज्वेलरी गायब कर देती है और सामान को इधर उधर बिखेर कर लूटपाट का माहौल बना देती है। फिर वह सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर निकलती है और कुछ देर बाद लौटकर अपनी बनाई हुई कहानी जगदीश के मामा को सुनाने लगती है। पुलिस जांच में यह भी पता चलता है कि यह पहली बार नहीं था जब वैशाली ने जगदीश को जहर दिया था। शादी से 2 दिन पहले भी उसने उसे मारने की कोशिश की थी। दरअसल वैशाली ने बैचलर पार्टी के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था और उस पार्टी में जगदीश को भी न्योता दिया था, मगर जगदीश काम में व्यस्त होने के कारण समय पर नहीं पहुंच सका, इसलिए वह पार्टी में खाना नहीं खा पाया। जब वह पार्टी से जाने लगा तो वैशाली उसे टिफ़िन में खाना दे देती है और कहती है कि इसे घर जाकर खा लेना। जब जगदीश घर पहुंचकर टिफ़िन खोलता है तो उसमें से अजीब बदबू आती है जिससे वह खाना फेंक देता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है, लेकिन शादी के बाद वह वैशाली की साजिशों से नहीं बच सका। शादी के 3 महीने बाद
जगदीश की निर्मम हत्या हो जाती है। वैशाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।